अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का। इनहेरिटेंस में है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। मतलब हम एग्जैक्टली यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी क्लास का जो डिराइव्ड है, किसी डिराइव क्लास का अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर किसका और कौन सा कॉल। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं फर्स्ट इज द सीक्वेंस कि सपोज मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर डिराइव का कॉल होगा। क्या बेस का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अगर होगा तो कौन सा होगा, और पहले एग्जीक्यूट कौन होगा, पहले डिराइव का चलेगा या फिर क्या है बेस का चलेगा। देखो बहुत सिंपल है समझने में। अगर मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, डिराइव जो किसी और क्लास के ऊपर क्या है बेस्ड है, मतलब एक तरह से क्या हो गया, मैं एक बहुत मॉडर्न मोबाइल बनाने जा रहा हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं एक नया सोफिस्टिकेटेड मोबाइल बनाऊंगा, तो सोफिस्टिकेशन बाद में आती है, पहले क्या होता है बेस तो बनाओ, पहले मोबाइल बनाओ, फिर उसके अंदर उसमें और एडिशनल फीचर्स क्या है ऐड करना जो आप ऐड करना चाहते हो, तो बेस बनेगा पहले। इसका मतलब क्या हो गया, डिराइव क्लास का जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि डिराइव बेस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए पहले क्या बनेगा, पहले बेस क्लास बनेगी। भाई सोफिस्टिकेटेड मोबाइल बनाने से पहले मोबाइल बनाओ, फिर उसको मैं चेंजेस करके क्या करूँ, सोफिस्टिकेशन जो भी आप ऐड करना चाहते हो ऐड करो। सो इससे ये क्लियर होगा कि जब भी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले बेस क्लास बनेगी, उसके बाद क्या बनेगा, डिराइव क्लास बनेगी। अब पहले बेस क्लास बनेगी, बनते ही क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसका मतलब पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और बाद में किसका कॉल होगा, डिराइव का। तो जब भी मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, दोनों के कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, ये डिफाइन हो गया। पहले किसका कॉल होगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये भी डिफाइन। तो अब हमें ये पता लग गया कि जब हम किसी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिराइव का तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बेस का भी कॉल होगा, और पहले एग्जीक्यूट किसका होगा, बेस का होगा। यानी पहले बेस अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद डिराइव का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये दो चीजें तो पता लग गई। अब हमें ये जानना है कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मतलब अगर मेरे पास डिफॉल्ट है तो बेस का भी डिफॉल्ट हो रहा है, अगर मेरे पास 2 पैरामीटराइज है तो बेस का 2 पैरामीटराइज्ड हो रहा है, या कुछ और हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस प्रोग्राम को, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग को समझने के लिए। हमने एक क्लास बनाई है बेस, मैं इसमें कुछ और फंक्शन, कुछ और फंक्शनैलिटीज नहीं डाल रहा, सिर्फ कंस्ट्रक्टर डाल रहा। तो मैंने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए, बेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बेस विद 2 पैरामीटराइज्ड एंड बेस विद 1 पैरामीटराइज्ड। तो हमने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए। कंस्ट्रक्टर अपनी स्टेटमेंट्स में सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि कौन सा कॉल हुआ। जैसे इस केस में लिख दिया डिफॉल्ट ऑफ बेस कॉल, इस केस में इट इज 2 पैरामीटराइज्ड ऑफ बेस एंड दिस इज 1 पैरामीटराइज्ड ऑफ बेस। बेसिकली हम जब कॉल हो, जब हम ऑब्जेक्ट बनाए, तो हमें पता लग जाए कि एग्जैक्टली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और एग्जीक्यूट पहले कौन हुआ है। इसके लिए सिर्फ कंस्ट्रक्टर में क्या डालें, प्रिंट की स्टेटमेंट डालें। अब हमने डिराइव क्लास बनाई, ये भी पब्लिकली हमने कहा इनहेरिट करेगा टू अनदर क्लास कॉल्ड बेस। सो आई राइट पब्लिक। सो पब्लिकली हमने कहा इनहेरिट करेगा टू अनदर क्लास कॉल्ड बेस। हमने इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही बनाया, कोई और फंक्शन नहीं बनाया। सेम 3 कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर बना दिए, डिराइव, डिफॉल्ट, मैसेज दे दिया डिफॉल्ट ऑफ डिराइव, 2 पैरामीटराइज्ड एंड व्हाट 1 पैरामीटराइज्ड। अब कॉलिंग देखते हैं। हमने डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डी। अब इस केस में मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिए, पता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो, बट क्योंकि डिराइव बेस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए पहले बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉल हो। सो बेस क्लास का कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, और एग्जीक्यूट पहले कौन होगा, बेस क्लास का ही होगा। और क्योंकि आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किए थे, तो डिराइव का भी डिफॉल्ट कॉल हो रहा है और बेस का भी डिफॉल्ट कॉल हो रहा है। एग्जीक्यूट पहले बेस का होगा, तो इसका आउटपुट मेरे सामने आएगा डिफॉल्ट ऑफ बेस, पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, एंड देन डिफॉल्ट ऑफ व्हाट, डिराइव, फिर डिराइव की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। यहाँ तक तो ठीक है कि मेरे डिफॉल्ट पे बेस का भी क्या कॉल हुआ, डिफॉल्ट ही कॉल हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पर आई, हमने डिराइव क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया डी, 2 पैरामीटर। सो एग्जैक्टली मैंने 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किए।
डिराइव का तो टू पैरामीटराइज्ड ही कॉल होगा, बट बेस का हमेशा क्या कॉल होगा, डिफॉल्ट। तो बेस क्लास का हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। अब इसका भी सिंपल एक रीजन है, सपोज बेस क्लास मैं बनाता, मुझे कोई कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड नहीं थे, तो मैंने तो एक भी नहीं बनाया। कंस्ट्रक्टर जरूरी नहीं होता, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट हमारा कंपाइलर हमारे लिए बना देता है। तो मैंने अपनी एक बेस क्लास बनाई, उसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज डाले, मैं जो उसमें कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड नहीं थे मैंने नहीं बनाया। आपने डिराइव क्लास बनाई, यानी आप मेरी क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, आपको कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड थे इसीलिए आपने कंस्ट्रक्टर बना दी। अब अगर आपका टू पैरामीटराइज्ड मेरे टू पैरामीटराइज्ड को कॉल करता है, तो मैंने तो बनाया नहीं टू पैरामीटराइज्ड, और मैं आपके लिए क्यों बनाऊं? क्योंकि मेरी क्लास को बहुत सारी क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं, पता नहीं वो किस किस पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, मुझे क्या पता। अब उनके लिए मुझे अपनी क्लास को मॉडिफाई क्यों करना पड़े? तो स्टैंडर्ड ये रखा गया कि डिराइव क्लास का जो मर्जी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो, बेस का हमेशा क्या कॉल होगा, डिफॉल्ट। जो कि मुझे पता है अगर आपने नहीं भी बनाया तो कंपाइलर ने आपके लिए अपने आप क्या बना दिया होगा, ताकि एरर ना। सो एग्जैक्टली क्या हो गया कि स्टैंडर्ड हो गया कि डिराइव का जो मर्जी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, बेस का हमेशा क्या कॉल होगा, डिफॉल्ट कॉल होगा। सो यहाँ पर डिराइव D3,4 में आपने वन टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया डिराइव का, लेकिन बेस का कौन सा कॉल होगा, डिफॉल्ट ही होगा। एग्जीक्यूट पहले बेस का ही होगा, तो आपके सामने जो आउटपुट आया दैट इज डिफॉल्ट ऑफ व्हाट, बेस, एंड टू पैरामीटराइज्ड ऑफ डिराइव। तो डिफॉल्ट का तो बेस क्लास का तो वही कॉल हुआ, दैट इज डिफॉल्ट, बट डिराइव क्लास का जो आपने कॉल किया था वो वही कॉल हुआ। तो डिराइव का टू पैरामीटराइज्ड हुआ है, आपने टू पैरामीटराइज्ड ही कॉल किया था, बट बेस क्लास का हमेशा क्या कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट ही कॉल हो रहा है। तो इसमें हमें डिफाइन हो गया कि कब और कौन सा किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पर बेस क्लास का बाय डिफॉल्ट हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है। एग्जीक्यूट पहले किसका होगा, बेस क्लास होगा, और बाद में किसका, डिराइव। अब सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि डिराइव का टू पैरामीटराइज्ड बेस क्लास के डिफॉल्ट को कॉल कर रहा है। हालांकि कई केसेस में ठीक है कि बेस ने बनाया नहीं हुआ, लेकिन इस केस में तो मुझे दिख रहा है कि बेस ने भी टू पैरामीटराइज बनाया हुआ है, तो मैं चाहता हूं डिराइव के टू पैरामीटराइज पर बेस का भी क्या कॉल हो, टू पैरामीटराइज ही कॉल हो। और एल्स हो सकता है मैं चेंज करूं कि डिराइव के टू पैरामीटराइज पर बट बेस का क्या कॉल हो, वन कॉल हो। सो एग्जैक्टली मैं अपने हैंड में पावर चाहता हूं कि मैं जब चाहूं जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूं, बेस का वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकूं। तो बेस का डिफॉल्ट कॉल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हम चाहते हैं कि हम जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें बेस का वही कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉल। इसके लिए हमें अपनी बेस क्लास को डिराइव क्लास को मॉडिफाई करना। डिराइव क्लास के टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या जो भी कंस्ट्रक्टर आप कॉल करना चाहते हो, उससे पहले कॉलन, उसके बाद सॉरी कॉलन बेस क्लास का नाम, मेरी बेस क्लास का नाम बेस ही है, और आगे पैरामीटर पास करना। यानी डिराइव के टू पैरामीटर ने दो इंटीजर टाइप वैल्यूज रिसीव की थी, मैंने बेस को वही दो इंटीजर टाइप वैल्यूज फॉरवर्ड कर दी। आप यही फॉरवर्ड करो, आप अपनी तरफ से यहाँ पर लिख दो बेस 3,4, हो सकता है आप लिख दो बेस x, बेसिकली आप यहाँ पर बेस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो और पैरामीटर दे रहे हो। आपके पास ऑलरेडी x और y आ रहा है, अब आप x और y भेज दो, दोनों में x भेज दो, दोनों में y भेज दो, अपनी तरफ से 3 और 4 भेज दो, जो मर्जी आप भेजना चाहो बेस। यानी हमें अगर बेस क्लास का हमारा डिजायर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है तो कॉलन देकर हमें डिफाइन करना होगा कि एग्जैक्टली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। जैसे यहाँ मैंने डिराइव के आगे कॉलन देके मेंशन कर दिया कि बेस ब्रैकेट में x, y, और यहाँ पर नेक्स्ट में हमने डिराइव के वन पैरामीटराइज में कॉलन देके मेंशन कर दिया बेस ऑफ x, कि बेस का भी वन ही कॉल करना। अब इस केस में बेस क्लास का अगर मैं टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूं, क्योंकि यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि मुझे बेस का भी क्या करना है, टू ही कॉल करना है, दोनों के टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, बट एग्जीक्यूट पहले हमेशा किसका होगा, बेस का। तो आउटपुट क्या आएगा, टू पैरामीटराइज्ड ऑफ बेस एंड टू पैरामीटराइज्ड ऑफ डिराइव। सिमिलर अगर वन पैरामीटराइज दे रहे हैं तो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि डिराइव के वन पैरामीटराइज पर भी बेस का वन ही कॉल होगा, सो इसलिए दोनों के वन कॉल होंगे, one parameterized of base and one parameterized of derive. अब
1 कॉल करना है या 2 कॉल करना है ये आपके हाथ में। मैं ये भी लिख सकता हूँ डिराइव int x, y कॉलन बेस में सिर्फ क्या दिया x। तो डिराइव का 2 पैरामीटराइज्ड कॉल होगा, बट वो बेस के किसे कॉल करेगा, 1 पैरामीटराइज्ड को कॉल करेगा। यानी अब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि हम डिफाइन कर सकें कि डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर पे बेस क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आप मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट। अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो फिर जो आपने मेंशन किया है, जैसे 2 पे 1 कर रहे हो या 1 पे 2 कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप कॉल करोगे वही कॉल होगा। अब ये भी ध्यान रखना है, अगर डिराइव क्लास 2-3 क्लासेस को इनहेरिट कर रही होगी, 2 क्लासेस को सपोज करो इनहेरिट कर रही है, तो दोनों के बेस क्लास के फंक्शन कॉल होंगे। सीक्वेंस उस समय लिया जाएगा पहले वाला, मतलब जैसे पब्लिक बेस कॉमा पब्लिक बेस 1, तो पहले बेस का कॉल हो जाएगा, फिर बेस 1 का कॉल हो जाएगा। नाउ इनहेरिटेंस में एक आता है एम्बिग्यूटी इशू। अब एम्बिग्यूटी इशू क्या होता है, बेसिकली उसको सिर्फ समझना है। यहाँ पर हमने क्लास बनाई 1, उसके अंदर सिंपल एक पब्लिक फंक्शन है डिस्प्ले। हमने एक और क्लास बनाई 2, यहाँ पर भी एक डिस्प्ले फंक्शन। 2 अलग अलग क्लासेस हैं, आपस में कोई लेना देना नहीं है, सेम नाम से फंक्शन बनाए जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक और क्लास बनाई कॉल्ड अनदर, और अनदर दोनों को क्या करता है, इनहेरिट करता है, 1 और 2। पब्लिकली इनहेरिट्स 1 एंड पब्लिकली इनहेरिट्स 2। मैंने अंदर अनदर में कुछ नहीं रखा। अब अगर मेन में मैं अनदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ A1, अनदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके थ्रू मैंने क्या कॉल किया, डिस्प्ले। स्टैंडर्ड था कि जब आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे तो पहले डिस्प्ले फंक्शन अनदर क्लास के अंदर ही क्या है, सर्च होगा। पहले अनदर क्लास में सर्च होगा, वहां तो है नहीं, फिर वो उसकी बेस क्लासेस में सर्च करेगा। अनदर की 2 बेस क्लासेस है, कोई प्रायोरिटी नहीं है कि पहले 1 में सर्च करूं, 1 में नहीं मिलेगा तो 2 में सर्च कर लूं। मैं दोनों में पैरेलली क्या सर्च करूंगा और दोनों में से जिसमें पड़ा होगा वो कॉल करूंगा। लेकिन इस एग्जांपल में डिस्प्ले फंक्शन अनदर के पास नहीं है और मेरी बेस क्लास 1 और 2 दोनों के पास पड़ा होगा। सो कंपाइलर यहां पर कंफ्यूज हो गया कि एग्जैक्टली मुझे फंक्शन कॉल किसका करें, 1 का या 2 का, क्योंकि मैं जिस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं कॉल्ड 1 एंड 2, दोनों में डिस्प्ले फंक्शन पड़ा हुआ है। मेरे पास कोई प्रायोरिटी डिफाइन नहीं होती कि पहले 1 का ढूंढना है फिर 2 का ढूंढना। फंक्शन है, कॉल करो। लेकिन अगर एक ही फंक्शन दोनों जगह पर मिल गया तो कंपाइलर क्या देगा, एम्बिग्यूटी एरर दे रहा है कि कंपाइलर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्टली फंक्शन कॉल किसका करे, तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। सो एरर को रिजोल्व करने के लिए कंपाइलर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको बताओ कि आप 1 का कॉल करना चाहते हो या 2 का। यानी आप इस A1 डॉट डिस्प्ले वाली स्टेटमेंट में मेंशन करो कि आपको डिस्प्ले 1 का कॉल करना है या 2 का। और इसके लिए हमारे पास क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। तो डिस्प्ले फंक्शन का मैं A1 ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या डिफाइन करूंगा, स्कोप दूंगा। यानी मैं अपनी कॉलिंग में अभी कुछ इस तरह से लिखूंगा, A1 ऑब्जेक्ट है मेरा, डॉट डिस्प्ले कॉल करना था, बट उससे पहले मैंने स्कोप बता दिया, 1 स्कोप डिस्प्ले, मेरी क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम। तो मैंने अब यहां पर बता दिया कि A1 के थ्रू मुझे डिस्प्ले कॉल करना है, बट किसका कॉल करना है, 1 का। अब यहां पर क्या होगा, ये भी आ गया कि आपने मेंशन कर दिया कि डिस्प्ले कॉल किसका होगा, 1 का होगा। मतलब वो डायरेक्टली 1 में जाके सर्च करेगा। जैसा कि पहले मैंने कहा था, पहले अनदर में सर्च किया, फिर उसने दोनों पैरेलल क्लासेस में सर्च किया। बट इस केस में ना वो अनदर में सर्च करेगा ना 2 में सर्च करेगा, डायरेक्टली जंप करेगा किस पे, 1 के डिस्प्ले के ऊपर। यानी यहाँ पर डिफाइन हो गया, आपने मेंशन कर दिया। कंपाइलर को एम्बिग्यूटी थी क्योंकि 2 जगह पर सेम नाम से फंक्शन मिल गया था, लेकिन कॉलिंग के टाइम आपने मेंशन कर दिया कि एग्जैक्टली डिस्प्ले फंक्शन आपको किसका कॉल करना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब आप एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हो, क्योंकि वो 2 अलग अलग डेवलपर्स ने बनाई है। हो सकता है कि इसमें एक ही नाम से फंक्शन हो, तो उस फंक्शन को कॉल करते हुए आपको ये इशू आ सकता है। आने पर आपने क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन से उसे रिजॉल्व करना है प्रॉपर्ली। नाउ नेक्स्ट वी हैव ओवरराइडिंग। हमने ओवरलोडिंग पहले पढ़ा था, दैट इज फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन यहां पर क्या है, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में ही होता है, इनहेरिटेंस में यूज होता है। व्हाट इज ओवरराइडिंग? इट इज कॉल्ड redefining base class features in what derived class।
मतलब बेस क्लास में कोई एक फंक्शन, कोई एक वेरिएबल बना हुआ और मैं उसे दोबारा सेम सिग्नेचर के साथ, यहाँ ओवरराइडिंग में इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर मैच करना चाहिए। ओवरलोडिंग में हमने कहा था सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। तो ओवरराइडिंग में कह रहे हैं कि बेस क्लास के अंदर आपका कोई फंक्शन और वेरिएबल डिफाइन है, आप उसे इनहेरिट कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे वो नहीं करना कॉल, अपना बनाना है कुछ ऐसा। मतलब अगर मेरा कोई यूजर कॉल कर रहा है तो बेस क्लास का फंक्शन कॉल ही ना हो, उसी नाम से मैंने अपनी क्लास के अंदर एक फंक्शन बना दिया है। तो कॉलिंग में प्रेफरेंस क्या थी? जब आप फंक्शन कॉल करोगे पहले आपकी डिराइव क्लास में सर्च करता है, ना मिलने पर वो कहाँ जाता है? बेस में। लेकिन अगर डिराइव में मिल गया तो बेस पे जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई फंक्शन किसी की बेस क्लास जो आप इनहेरिट कर रहे हो आपको उसमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, या आपको लगता है उसमें और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है, तो आप उस फंक्शन को अपने पास क्या करो? रीडिफाइन करो, दोबारा बना दो। दोबारा बनाना मतलब सिग्नेचर एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अब डिराइव क्लास के अंदर उस फंक्शन की जो भी कॉलिंग होगी आपकी होगी। बेस क्लास का फंक्शन कभी कॉल नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हो सकता है। क्योंकि ओवरराइडिंग में हमेशा ध्यान रखना है बेस क्लास के फंक्शन हाइड होते हैं, डिलीट नहीं हुए। मतलब मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो इनडायरेक्टली यूजिंग व्हाट? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तो कर ही लूंगा ना। जैसे लास्ट केस में हमने किया, हमने यहाँ लिखा a1.1.display, तो मैंने उसे कह दिया अनदर में सर्च मत करो, सीधे जाओ 1 के पास, उसी का फंक्शन कॉल करो। अगर अनदर में है भी छोड़ दो उस केस में, इस केस में। तो ओवरराइडिंग में ओवरराइडिंग फंक्शंस को कॉल किया जा सकता है, उसके लिए भी क्या होगा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। बट अब ओवरराइडिंग है क्या, पहले तो ये देखो। सिंपल एग्जांपल में हमने क्लास बनाई 1, इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है a और एक फंक्शन डिस्प्ले जो a को प्रिंट करता है। रीड रूट नहीं बनाए आगे कहीं से पहले। हमारे पास हमने एक और क्लास बनाई अनदर क्लास पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है 1 को, एक वेरिएबल है कॉल्ड b। हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंट, इसके अंदर cout b प्रिंट हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहां पर है? मेन में आती है प्रॉब्लम। हमने अनदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया a1 और मुझे a और b दोनों को क्या करना है? प्रिंट करना है, a और b। तो पहले मैं किसे कॉल करूंगा? a1 का डिस्प्ले कॉल करूंगा। डिस्प्ले अनदर पे नहीं पड़ा, 1 में पड़ा हुआ है। डिस्प्ले a को प्रिंट करता है, तो इस स्टेटमेंट से a प्रिंट आ गया। फिर a1 ने प्रिंट को कॉल किया, प्रिंट अनदर क्लास के अंदर ही पड़ा है और वो b को प्रिंट करता है, b भी प्रिंट हो गया। दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। बट आपके लिए प्रॉब्लम कि 1 क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फंक्शन कौन सा कॉल करना है? डिस्प्ले। अनदर क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फंक्शंस कौन से कॉल करने हैं? डिस्प्ले और प्रिंट, दोनों कॉल करने हैं। ठीक है ना? इसका एक सॉल्यूशन हमने इस प्रिंट फंक्शन को दोबारा बना दिया। अनदर वाले प्रिंट फंक्शन को हमने बनाया कि प्रिंट फंक्शन अपने अंदर ही किसे कॉल कर लेगा? डिस्प्ले को कॉल कर लेगा। अनदर क्लास का प्रिंट फंक्शन अपने अंदर डायरेक्टली किसे कॉल कर लेगा? डिस्प्ले को। तो इससे मेरा काम आसान हो गया। अब अनदर को किसे कॉल करना है? सिर्फ प्रिंट को कॉल करना। मतलब मुझे ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल नहीं करना, अनदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और सीधा किसे कॉल करूंगा? प्रिंट। प्रिंट इटसेल्फ किसे कॉल कर लेगा? डिस्प्ले को। तो a भी प्रिंट हो गया और cout b भी आ गया। क्लियर हो गया नहीं? अभी हमने ओवरराइडिंग की नहीं है, अभी हमने सिर्फ क्लास के अंदर 2 फंक्शन थे, डिस्प्ले और प्रिंट। अनदर क्लास के अंदर प्रिंट फंक्शन था, 1 क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन था। मुझे दोनों को प्रिंट करना था, तो मेरे लिए प्रॉब्लम अभी ये थी कि ऑब्जेक्ट बनाओ और दोनों फंक्शन को अलग अलग क्या है? कॉल करो। मेरा काम प्रिंट फंक्शन ने आसान कर दिया कि प्रिंट ने डिस्प्ले को खुद ही कॉल कर लिया और b भी प्रिंट कर दिया, यानी थ्रू अनदर। अब मुझे सिर्फ किसे कॉल करना है? प्रिंट को कॉल करना है। लेकिन अब भी मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम कि मुझे अगर 1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, अनदर क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट है। मतलब मुझे एक वेरिएबल अगर प्रिंट करवाना है तो फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, और अगर 2 वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट है। तो हमने इसको सॉल्व किया। अनदर क्लास के अंदर इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग प्रिंट फंक्शन, हमने फंक्शन ही बनाया, किस नाम से? डिस्प्ले नाम से बनाया। प्रिंट की जगह पर हमने क्या बनाया? डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया। तो बेस क्लास के अंदर वॉइड डिस्प्ले हमारा डिफाइन था, हमने अनदर क्लास के अंदर क्या बना दिया? एक और डिस्प्ले फंक्शन बना दिया
प्रिंट की जगह पर, और ये क्या कर रहा है, ए और बी को प्रिंट कर रहा है। और अब मेरे लिए आसान क्या होगा, दोनों क्लासेस के अंदर फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। फर्क सिर्फ इतना है, वन का डिस्प्ले सिर्फ ए को प्रिंट कर रहा है और अनदर का डिस्प्ले किसे प्रिंट कर रहा है, ए और बी को प्रिंट कर रहा है। तो मेरे लिए याद करना आसान हो गया कि इफ आई हैव नंबर ऑफ क्लासेस, मुझे इतना पता है चाहे वो इनहेरिट कर रही हैं एक दूसरे को, सभी क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस है उनका नाम क्या है, डिस्प्ले, जो ए और बी को प्रिंट कर रहा है। क्लियर। अब ये तो लॉजिक छोटा था, डिस्प्ले का काम क्या था, ए को प्रिंट कर रहा था। तो मैंने कहा यार डिराइव क्लास के अंदर आप डिस्प्ले फंक्शन की स्टेटमेंट भी दोबारा राइट करो, सी आउट है दोबारा लिख दी। अगर उस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कुछ लॉजिकल कोड होता, बहुत लंबा होता, तो मुझे सारा दोबारा लिखना पड़ता। और क्योंकि वन वाली क्लास तो किसी और ने बनाई है, मैं तो उसे इनहेरिट कर रहा हूं, मुझे क्या पता उसने अंदर अपने कोड में क्या राइट किया। सिक्योरिटी तो यही था ना कि मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूं बस। तो हमने इस डिस्प्ले फंक्शन को फिर से डिफाइन किया। सो वॉइड डिस्प्ले, देखो मैंने यहां पर लिखा वॉइड डिस्प्ले, अंदर किसे कॉल कर लिया, डिस्प्ले को कॉल कर लिया। जैसे यहां प्रिंट के अंदर भी तो मैंने किसे कॉल किया था, हमने प्रिंट के अंदर डिस्प्ले को कॉल किया। तो प्रिंट के अंदर जब मैं डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूं तो डिस्प्ले अनदर क्लास के अंदर सर्च होगा, नहीं पड़ा अपने आप कहां चला जाएगा, वन के अंदर, बेस क्लास में। सो प्रिंट के अंदर बेस क्लास का डिस्प्ले कॉल होगा। बट जब मैं यहां वॉइड डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले लिख रहा हूं तो ये तो खुद को ही नहीं कॉल करेगा, क्योंकि वॉइड डिस्प्ले हमने बनाया एक फंक्शन, उसके अंदर हमने कॉल किया एक और फंक्शन कॉल्ड डिस्प्ले, बट ये तो यही है। प्रिंट वाले एग्जांपल में डिस्प्ले क्लास के अंदर नहीं था, इसलिए जब आपने डिस्प्ले को कॉल किया, मैंने आपकी क्लास के अंदर पहले डिस्प्ले सर्च किया, ना मिलने पर मैं वन पे चला गया। अब आपने अपने फंक्शन के अंदर एक डिस्प्ले को कॉल किया हुआ है, तो डिस्प्ले पहले आपकी क्लास के अंदर ही सर्च होगा, और वो तो यही है, यानी ये तो रिकर्जन हो गया, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। डिस्प्ले ने डिस्प्ले को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो एग्जैक्टली मुझे यहां पर ये वाला डिस्प्ले कॉल नहीं करना, अपना नहीं करना, वन का डिस्प्ले कॉल करना। तो यहां पर फिर से मैं क्या दूंगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं डिस्प्ले कॉल करूंगा, बट मुझे क्योंकि ये वाला नहीं करना, अपनी बेस क्लास कॉल्ड वन का करना है, तो मैं क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन क्या है मेंशन करूंगा, जिससे कि मैं डिफाइन करूं अपने डिस्प्ले फंक्शन को कि उसके अंदर मैं अपनी बेस क्लास कौन सी, वन, क्योंकि बेस क्लास एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो आपको कौन से का डिस्प्ले कॉल करना है, मेंशन करना है। सो अब मैं कह सकता हूं कि अनदर क्लास के अंदर हमने एक डिस्प्ले बनाया जो बेस क्लास का पहले डिस्प्ले कॉल कर लेगा और फिर मेरा काम कर देगा। सो ओवरराइडिंग तो यहीं पर आगे देखो, जब हमने सेम नाम से बेस क्लास में जो फंक्शन पड़ा हुआ है, सेम नाम से फंक्शन अपने पास क्या है, दोबारा डिफाइन कर दिया। ऐसे केस में जब भी डिस्प्ले कॉल होगा यही वाला कॉल होगा, बेस का नहीं होगा, तो बेस का आपने हाइड करवा दिया। अब बेस की स्टेटमेंट कैसे लिखनी थी उसका फर्क था कि या तो आप स्टेटमेंट राइट कर दो कोड, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कोड क्या है, और अगर पता भी है कोड बड़ा है तो भी मुश्किल आएगी। तो हमने कहा हमने ऊपर वाले का डिस्प्ले क्या कर लिया, कॉल कर लिया। और ऊपर वाले का डिस्प्ले इस तरह से कॉल नहीं करेंगे, क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड डिस्प्ले क्या है, फंक्शन कॉल हो। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये निकला, हमने एक फंक्शन ओवरराइड किया वॉइड डिस्प्ले, मेरी मर्जी थी, मैं चाहता था कि बेस का भी कॉल हो जाए और साथ में मेरा भी चल जाए। हो सकता है आप नहीं चाहते, आप वन वाला डिस्प्ले कॉल ना करो कि बेस का नहीं चलाना, अपना ही चला। सो मैं चाह रहा था कि मेरा डिस्प्ले बेस का डिस्प्ले पहले कॉल कर ले और उसके बाद मेरा टास्क भी एग्जीक्यूट कर दे, दोनों चले। अब इस केस में दोनों क्लासेस में फंक्शन वॉइड डिस्प्ले, वन का वॉइड डिस्प्ले एक को डिस्प्ले कर रहा है और अनदर का वॉइड डिस्प्ले दोनों को डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओवरराइडिंग। सो ओवरराइडिंग का मतलब था फंक्शंस को रीडिफाइन करना, डिराइव क्लास के अंदर फंक्शन को रीडिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में करते क्या हो आप, बेस को कॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट ये हो गया कि अब डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन डिराइव का ही कॉल होगा, बेस का नहीं होगा। आप कॉल करना चाहो तो करवा सकते। ऐसे ही ओवरराइडिंग किसकी हो सकती है, वेरिएबल की भी हो सकती है, क्योंकि ओवरराइडिंग हमने क्या कहा, डिराइव क्लास बेस क्लास के किसी भी फीचर को डिफाइन कर सकता है, तो ओवरराइडिंग वेरिएबल्स की भी हो सकती है, ठीक है ना। ए और वेरिएबल की ओवरराइडिंग का मतलब देखो, हमने क्लास 1 बनाई, वही सेम ए एंड व्हाट डिस्प्ले फंक्शन है। हमने क्लास अनदर बनाई, इसमें हमने दो वेरिएबल्स बनाए, ए एंड व्हाट बी। सो अब अनदर क्लास के पास दिखने में दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी।
और ए के इसके पास कहां से मिल रहा था, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है किसे, 1 को, वहां से भी मिलता है। तो जब मैं एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट अनदर क्लास की बात कर रहा हूं, अनदर क्लास के अंदर मैं कहीं पर भी किसका यूज करता हूं, ए का यूज करता हूं। अगर मैं ए का यूज करता हूं, देखो ध्यान क्या रूल था, सपोज करो बी का यूज करता हूं, मैंने यहां पर लिखा सी आउट बी, तो बी कहां सर्च होगा, करंट क्लास में ही सर्च होगा, पहले पड़ा हुआ है, कॉल होगा। ऐसी मैं ए को कॉल करता हूं, सी आउट सपोज करो बी ए करता, तो क्या होता, अगेन ए इसी क्लास में सर्च होगा, यही वाला कॉल होगा। तो कौन हाइड हो गया, बेस क्लास का ए, ये नहीं दिख रहा है यहां पर, दिख नहीं रहा, सिर्फ हाइड हुआ है। यूज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड व्हाट, वेरिएबल। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अनदर क्लास के जो 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और ए बी इसके अपने, और ए कहां से मिल रहा था, इसे बेस से मिल रहा था। इस ए को वो डायरेक्टली यूज कर लेगा, इस बी को भी वो डायरेक्टली यूज कर लेगा, बट इस ए का यूज करने के लिए वो क्या लिखेगा, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड व्हाट, ए, जिससे ये बेस क्लास के उन वेरिएबल को भी यूज कर रहा है। सो ओवरराइडिंग हुई हमारे यहाँ पर कि बेस डिराइव क्लास में कहीं पर भी अगर ए यूज होगा तो डिराइव का यूज होगा, बेस का नहीं होगा। अगर बेस का करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 स्कोप का ए, दैट इज ओवरराइडिंग वेरिएबल्स।